नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण के नवंबर और दिसंबर के 400 सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर सवाल को डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखते हैं तो नवंबर और दिसंबर के लिए कोई आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इस वीडियो में प्रतियोगिता दर्पण को लाइन बाय लाइन पढ़ के सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को इसमें दिया गया है। वीडियो पसंद आएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। सीपी राधाकृष्णन का पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन, इनका पूरा नाम है। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि यह जो है 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव था। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। सीपी राधाकृष्णन का जन्म 4 मई 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी दो बार भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं। 3 दिवसीय तीनों सेनाओं के 16वां द्विवार्षिक संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन कोलकाता में किया गया है। कोलकाता में आयोजन कोलकाता के विजय दुर्ग में हुआ है, जिसे पहले फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता था। जबकि कोलकाता के विजय दुर्ग है, पूर्वी कमान का मुख्यालय है। इस सम्मेलन का विषय था सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। सुधारों का वर्ष भविष्य के लिए परिवर्तन। यह सम्मेलन जो है हर 2 वर्षों में होता है। पिछली बार संयुक्त कमांडर कॉन्फ्रेंस 2023 में हुआ था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए स्थापित नया नौसैनिक अड्डा INS अरावली को कहाँ कमीशन किया गया है? तो गुरुग्राम में कमीशन किया गया है। गुरुग्राम। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नौसेना के प्रमुख कौन है? तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी नौसेना के प्रमुख हैं। उच्च शैक्षणिक संस्थानों की शिक्षा मंत्रालय की अखिल भारतीय रैंकिंग 2025 में ओवरऑल श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो ओवरऑल श्रेणी में पहला स्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को मिला है। IIT मद्रास को मिला है। जबकि दूसरा स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को दिया गया है। यहाँ पर इसे आप देख लीजिएगा कि इस रैंकिंग को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसमें 17 विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग जारी किया गया है। विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला है, जबकि कॉलेज श्रेणी में पहला स्थान हिंदू कॉलेज दिल्ली को मिला है। शोध संस्थान में पहला स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को मिला है, जबकि मुक्त विश्वविद्यालय में पहला स्थान इग्नू को मिला है। प्रबंधन मैनेजमेंट की श्रेणी में पहला स्थान भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद को मिला है। फार्मेसी में पहला स्थान जामिया हमदर्द दिल्ली को मिला है। चिकित्सा में पहला स्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली को मिला है। विधि कानून में पहला स्थान नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को मिला है। हाल ही में क्यूएस द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 100 प्रबंधन संस्थानों में भारत के कौन कौन संस्थान शामिल हैं? तो 100 प्रबंधन संस्थानों में भारत के कौन कौन शामिल हैं? तो इसमें शामिल है भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु, जिसे मिला है 52वां स्थान। IIM अहमदाबाद, जिसे मिला है 58वां स्थान। IIM कोलकाता, इसे मिला है 64वां स्थान। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों MK-1A की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ अनुबंध किया है? तो यह अनुबंध किया गया है HAL के साथ में किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में किया गया है। और LCA लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इसका फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि 97 तेजस विमान का समझौता 62,370 करोड़ रुपये में किया गया है। इसमें 68 जो विमान है 1 सीट वाले, जबकि 29 ट्विन सीट वाला आपके तेजस विमान की आपूर्ति करेगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। स्वदेश निर्मित तेजस MK-1A विमान भारतीय वायुसेना में MiG-21 विमानों का स्थान लेंगे। ये भी यह बात है, किसका स्थान लेंगे? तो MiG-21 का स्थान लेंगे। वायुसेना में शामिल रूसी मूल के सभी MiG-21 विमान अब 26 सितंबर 2025 को आखिरी उड़ान के साथ ही वायुसेना से हटा दिए गए हैं। साथ ही आपको ध्यान रखना है कि भारतीय वायुसेना के लिए लड़ाकू विमानों के लिए कुल 42 स्क्वाड्रन्स की जरूरत मानी गई है और जो एक स्क्वाड्रन होता है उसमें 18 विमान होता है
और वर्तमान में भारत के पास 29 स्क्वाड्रन्स है ना, तो कम है। तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारियों का एक दल ने समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण किस अभियान के तहत करेगी? तो उस अभियान का नाम रखा गया है समुद्र परिदक्षता नाम रखा गया है। जो ये अभियान है 11 सितंबर 2025 को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से शुरू किया गया है। इस अभियान का नेता कर्नल अनुज बारूडकर तथा उप अभियान नेता स्क्वाड्रन लीडर श्रद्धा पी राजू थी। नेक्स्ट वाले कि भारत की प्राचीन पांडुलिपियों में बिखरे ज्ञान को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाने तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? उस मिशन का नाम क्या है? तो ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया गया है, ज्ञान भारतम मिशन। थीम है पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति, इसका थीम है। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू मिग 21 विमानों को कितने वर्षों के बाद रिटायर किया गया है? तो 62 वर्षों के बाद रिटायर किया गया है। और कब किया गया है? तो 26 सितंबर 2025 को। इसे वायुसेना में 1963 में शामिल किया गया था। यह रूस निर्मित वायुयान था मिग 21। नेक्स्ट है कि DRDO रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा रेल आधारित मोबाइल नेटवर्क से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है और ये मध्य दूरी की मिसाइल है। किस राज्य के द्वारा दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। महिलाओं को 2100 रुपया प्रति माह दिया जाएगा और हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और इनके द्वारा महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपया दिया गया है। नेक्स्ट है कि पटना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमप्पा भजंत्री बने हैं। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो सुशीला कार्की बनी है। शपथ राष्ट्रपति रामचंद्र पौडौल के द्वारा दिलाया गया था। नेक्स्ट है कि जेनजेड निकजेनजी पीढ़ी से तात्पर्य क्या है? तो लगभग 1997 से 2012 के बीच जन्मे ऐसे लोगों से है जिनकी उम्र 2025 में लगभग 13 से 28 वर्ष है। इस पीढ़ी के युवा इंटरनेट व सोशल मीडिया के साथ ही बड़े हुए हैं तथा इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पूर्व में नेपाल के प्रधानमंत्री कौन थे? तो KP शर्मा ओली थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है? तो नवीन चंद्र राम गुलाम है, नवीन चंद्र राम गुलाम। प्रधानमंत्री मोदी और नवीन चंद्र राम गुलाम के बीच बैठक वाराणसी में हुई थी हाल ही में। तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लॉरेंस वोंग बने हैं। भारत और सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं भारत और सिंगापुर के बीच में। भारत कब तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक मोस्ट VVI है। न्यूयॉर्क घोषणा पत्र क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का परिणाम है जो फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान और 2 राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर केंद्रित है। भारत द्वारा फिलिस्तीन मामले में 2 राज्य समाधान का समर्थन करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें वार्षिक सत्र 2025 में फिलिस्तीन को किन किन देशों ने एक राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया है? ये स्वीकार किया गया है फ्रांस के द्वारा, कनाडा, UK, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, मोनाको, लग्जमबर्ग, माल्टा, एंडोरा और सैन मारिनो के द्वारा। ठीक है, सितंबर 2025 तक 157 देशों ने आपकी मान्यता दे चुका है देव राष्ट्र के सिद्धांत को। ठीक है, इसे ध्यान से याद रखिएगा, उसमें से भारत भी है। मंगल ग्रह पर जुलाई 2025 में परसिवरेंस रोवर को किसने प्रक्षेपित किया था? तो नासा के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। हाल ही में चर्चा में रहे जेजेरो क्रेटर किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो नए प्रधानमंत्री का नाम है अनुतिन चार्नविराकुल। फिच रेटिंग्स के अनुसार 2025-26 में भारत का GDP वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? तो 6.9% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है कि मॉर्गन स्टैनली के अनुसार 2025-26 में
भारत का जीडीपी वृद्धि कितना रहने का अनुमान है? तो 6.2%। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कर स्लैब को कितना कर दिया गया है? तो अब 2 कर दिया गया है। एक है 5%, दूसरा है 18%। पहले आपके 4 स्लैब था, 5, 12, 18 और आपके 28। प्रस्तावित नए दरें जो हैं 22 सितंबर 2025 को लागू होगा। चौथा सेमीकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। 2022 में बेंगलुरु में हुआ था, 2023 में गांधीनगर में, 2024 में ग्रेटर नोएडा में, जबकि 2025 में नई दिल्ली में आयोजन किया गया है सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन का। और थीम क्या है? इस बार का थीम रखा गया है अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति का निर्माण, और इसके उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। भारत में निर्मित पहली 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर चिप कौन है? तो विक्रम 3201 है। मोस्ट वीवीआई विक्रम 3201 है। इसे इसरो की सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ के सहयोग से विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में बैराबी सिरांग रेल लाइन चालू होने के बाद कौन सा राज्य देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गया है? तो मिजोरम आपके देश के रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। अमेरिका ने H1B वीजा के लिए कितना लाख डॉलर प्रति वर्ष शुल्क के रूप में तय किया है? तो प्रति वर्ष 1 लाख डॉलर तय किया है, लगभग 88 लाख रुपया तय किया है। अमेरिका द्वारा प्रति वर्ष 85,000 H1B वीजा लॉटरी द्वारा आवंटित किया जाता है तथा 71% भारतीय और 11.7% चीन के लोगों को वीज़ा मिला है। भारत ने हिंद महासागर में पॉलीमेटेलिक सल्फाइड के अन्वेषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ कितने वर्षों का अनुबंध किया है? तो 15 वर्षों का अनुबंध किया है। वस्त्र उद्योग के बहुमुखी विकास के लिए देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के धार जिला के भैंसोला गांव में हुआ है। देश में 7 मित्र पार्क की स्थापना की घोषणा 2023 में किया गया था। ये कहाँ कहाँ होना था? तो तमिलनाडु के विरुधनगर में, तेलंगाना के वारंगल में, गुजरात के नवसारी में, कर्नाटक के कलबुर्गी में, मध्य प्रदेश के धार में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और महाराष्ट्र के अमरावती में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को। इसे आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये बदल भी सकता है, ठीक है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो प्रदीप कुमार प्रजापति बने हैं। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन बने हैं? तो श्रीनिवास इंजेसी बने हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? तो दीपक मित्तल बने हैं, दीपक मित्तल। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशक मंडल किसे नामित किया गया है? तो उर्जित पटेल को नामित किया गया है। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विवेक गुप्ता बने हैं। हाल ही में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम हो जाएगा सेबेस्टियन लोकोर्नो। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 कितने शिक्षकों को दिया गया है? तो 45 शिक्षकों को दिया गया है। देश में सिनेमा जगत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मोहनलाल विश्वनाथन नायर को सम्मानित किया गया है। पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1969 में किसे दिया गया था? तो श्रीमती देविका रानी को दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 का विजेता कौन कौन बना है? तो भारत का एनजीओ एजुकेट गर्ल्स, फिलीपींस के बिलानुआ फिलिबियानो एंटोनियो, ठीक है, एल, और मालदीव की पर्यावरणवादी महिला शाहिना अली। अगर इसे भूल भी जाएगा चलेगा, लेकिन आपको एजुकेट गर्ल्स नहीं भूलना है क्योंकि भारत का एनजीओ है। ऐसे सब याद रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि ऑप्शन में अब चारों दे देता है ना, ये 3 दे देगा, उसमें से बोलेगा कि एक कौन नहीं है, इस टाइप का आता है। तो इसे ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिएगा, है ना। आगे है, इसे देखिए, आगे दिया गया है क्वेश्चन फॉर्म में, ठीक है। अब जितना भी आपके प्रश्न आएगा ना, सब इसी टाइप से आएंगे आपको। वर्ष 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय संगठन को मिला है? तो एजुकेट गर्ल्स को मिला है। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक कौन है? तो सफीना हुसैन है, सफीना हुसैन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना कब हुई? तो 1957 में हुआ है। पहले भारतीय
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता कौन है? तो विनोबा भावे। इन्हें 1958 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के अन्य विजेता कौन कौन है? तो आपके विजेता हैं विलानुआवा फ्लेवियानो एंटोनियो यल, ये फिलीपींस का है। उसके बाद है कि सहना अली, ये आपके मालदीव की हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि 2025 में सर्वाधिक एमी पुरस्कार 13 किस सीरीज को मिली है? तो द स्टूडियो को। द स्टूडियो सीरीज ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया है? तो एक वर्ष में सर्वाधिक 13 एमी पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बनाया है द स्टूडियो। कॉमेडी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एमी 2025 कौन बने हैं? तो सेथ रोगेन बने हैं, सेथ रोगेन। नेक्स्ट कि कॉमेडी कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है एमी अवार्ड में? तो जेन स्मार्ट बनी है। 2026 के ऑस्कर 98 में के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म है? तो होम बाउंड है, होम बाउंड। फिल्म होम बाउंड के निर्देशक कौन है? तो नीरज घेवान है, नीरज घेवान। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो मोहनलाल को दिया गया है। टाइम पत्रिका का किड ऑफ द ईयर 2025 कौन बनी है? तो तेजस्वी मनोज बनी है। तेजस्वी मनोज को किड ऑफ द ईयर सम्मान किस कार्य के लिए मिला है? तो बुजुर्गों को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए बनाए गए शील्ड सीनियर्स ऐप के लिए। अगला है कि वर्ष 2025 की मिस इंटरनेशनल इंडिया का ताज किसने जीता है? नागपुर की 25 वर्षीय मॉडल रूस सिंधु ने जीता है। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में हुआ है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2025 का आयोजन। मिस इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता कब और कहाँ आयोजित होगी? तो 27 नवंबर 2025 को टोक्यो जापान में आयोजित होगी। वर्ष 2025 का बैलन डोर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है पुरुष वर्ग में? तो पुरुष वर्ग में प्रदान किया गया है फ्रांस के खिलाड़ी उस्मान डेम्बेले को। उस्मान डेम्बेले को पेरिस सेंट जर्मेन क्लब के खिलाड़ी हैं। बैलन डोर 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन होता है। वर्ष 2024 का बैलन डोर विजेता कौन था? तो स्पेन के रोड्रिगो हर्नांडेज केस कीटे था। अब तक सबसे अधिक 8 बार बैलन डोर पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीते हैं? तो लियोनेल मेसी के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध अर्जेंटीना से है। वर्ष 2025 का बैलन डोर महिला वर्ग पुरस्कार किसे मिला है? तो स्पेन की एताना बोनमाटी को मिला है महिला वर्ग का। ठीक है, फेमिनिन पुरस्कार बैलन डोर का। नेक्स्ट है कि एताना बोनमाटी को लगातार कितने वर्षों से बैलन डोर फेमिनिन पुरस्कार मिल रहा है? तो लगातार ये तीसरे वर्ष मिला है इन्हें बैलन डोर पुरस्कार। एताना बोनामाती को 2023, 2024 और 2025 में इन्हें मिला है। फुटबॉल पुरस्कार में देखिएगा कि कोपा ट्रॉफी किस क्षेत्र में दी जाती है? तो 21 वर्ष से कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर को दी जाती है। वर्ष 2025 की कोपा ट्रॉफी, ठीक है, पुरुष वर्ग में किसे दी गई है? तो दिया गया है लैमिन एमाल को। इनका संबंध स्पेन बार्सिलोना क्लब से है। वर्ष 2025 की कोपा ट्रॉफी महिला वर्ग किसे दी गई है? तो महिला वर्ग में दिया गया है विकी लोपेज को दिया गया है। यासिन ट्रॉफी किस क्षेत्र में दी जाती है? तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को यासिन ट्रॉफी दी जाती है। वर्ष 2025 की यासिन ट्रॉफी पुरुष वर्ग में किसे मिला है? तो पुरुष वर्ग में मिला है जियान लुइगी डोनारुम्मा को। इटली मैनचेस्टर सिटी से इनका संबंध है। वर्ष 2025 की यासिन ट्रॉफी महिला वर्ग में किसे दिया गया है? तो हन्ना हैम्पटन को दिया गया है। ठीक है, इनका संबंध इंग्लैंड के चेल्सी से है। नेक्स्ट है कि गड मुलर ट्रॉफी 2025 पुरुष वर्ग में किसे मिला है? तो ये मिला है विक्टर गयो केरेस को मिला है। इनका संबंध स्वीडन से है। नेक्स्ट है कि गड मुलर ट्रॉफी महिला वर्ग 2025 में किसे दी गई है? तो ईबा पाजोर को। इनका संबंध बार्सिलोना से है।
वर्ष 2025 का क्लब ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में क्लब ऑफ द ईयर कौन बना है? तो पेरिस सेंट जर्मेन बना है। ठीक है, कि वर्ष 2025 का क्लब ऑफ द ईयर कौन सा बना है पुरुष वर्ग में? तो कौन सा क्लब बना है? तो पेरिस सेंट जर्मेन क्लब बना है। वर्ष 2025 का क्लब ऑफ द ईयर महिला कौन सा बना है? तो आर्सेनल क्लब बना है, आर्सेनल क्लब बना है। वर्ष 2025 के बुकर पुरस्कार की घोषणा कब की जाएगी? तो 1 नवंबर 2025 को लंदन में किया जाएगा। वर्ष 2025 के बुकर पुरस्कार हेतु कुल कितनी पुस्तकों को अल्प सूचीबद्ध किया गया है? तो कुल आपके 6 पुस्तकों को सूचीबद्ध किया गया है, अल्प सूचीबद्ध किया गया है। अल्प सूचीबद्ध पुस्तकों की घोषणा कब की गई है? तो 23 सितंबर 2025 को। अल्प सूचीबद्ध पुस्तकों में भारतीय लेखक कौन है? तो किरण देसाई VVI, मोस्ट VVI। आगे कि किरण देसाई की अल्प सूचीबद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो नाम है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। इसे ध्यान से याद रखिएगा। किरण देसाई को 2006 में बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था? तो 2006 में इन्हें बुकर पुरस्कार मिल चुका है, तो मिला है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए। किरण देसाई की माता का नाम क्या है? तो अनीता देसाई है। अनीता देसाई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये प्रसिद्ध उपन्यासकार थी इनकी माता जी। बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता को कितनी राशि दी जाएगी? तो 50,000 पाउंड दिया जाएगा, 50,000 पाउंड। शेष 5 अल्प सूचीबद्ध लेखकों को कितनी राशि दी जाएगी? तो 2500 पाउंड प्रत्येक को दिया जाएगा। बुकर पुरस्कार के लिए किस प्रकार की पुस्तकों पर विचार किया जाता है? तो अंग्रेजी में लिखित और UK आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तकों पर विचार किया जाता है। अल्प सूचीबद्ध 6 पुस्तकें इस प्रकार है, देख लीजिए। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों है। तो बोला गया पहला बुक है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इसके लेखक हैं किरण देसाई। फ्लैश लाइट, इसके लेखक हैं सुशांत चोई। ऑडिशन के लेखक हैं केटी किटामुरा। द रेस्ट ऑफ आवर लाइव्स के लेखक हैं बेन मार्कोविट्स। आगे है द लैंड इन विंटर, इसके लेखक हैं एंड्रू मिलर। जबकि जो फ्लैश, इसके लेखक हैं डेविड असजाले। ठीक है, नेक्स्ट है कि ट्रुथ विदाउट एपोलॉजी, इसके लेखक कौन है? तो आचार्य प्रशांत है। कौन है? आचार्य प्रशांत। किताब का नाम है, आपसे किताब का नाम पूछ सकता है। और लेखक 20 ईयर्स माई मैस्ड अप लव स्टोरी, इसके लेखक कौन है? चेतन भगत। इसे VVI कर लीजिएगा। 20 ईयर्स माई मैस्ड अप लव स्टोरी, इसके लेखक चेतन भगत। ये सवाल पक्का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। विकसित भारत इंडिया, इसके लेखक कौन है? तो विकसित भारत इंडिया @ 2047, इसके लेखक हैं आदित्य पिट्टी व रॉबिन सिंह। आदित्य पिट्टी व रॉबिन सिंह। नेक्स्ट है कि हैप्पीनेस हैपन्स के लेखक कौन है? तो रॉबिन सिंह। कौन है? रॉबिन सिंह। इसे ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, आगे है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में समझिएगा। भारत थाईलैंड का संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 14 कहाँ संपन्न हुआ है? तो उमरोई मेघालय में संपन्न हुआ है। भारत थाईलैंड के बीच मैत्री 14 सैन्य अभ्यास। मैत्री 14 सैन्य अभ्यास का अभ्यास कब आयोजित हुआ? तो 1 से 14 सितंबर 2025 को आयोजित होता है मेघालय में। मैत्री सैन्य अभ्यास किस वर्ष शुरू हुआ? तो वर्ष 2006 में शुरू हुआ था। मैत्री 13 संस्करण कहाँ हुआ था? तो मैत्री 13 संस्करण थाईलैंड के टाक प्रांत के फोर्ट बचिरा प्रकरण में हुआ था। मतलब कहने का मतलब थाईलैंड में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? थाईलैंड में हुआ था मैत्री 13, जबकि 14 भारत के मेघालय में हुआ है। ठीक है, बोला गया कि मैत्री 14 में भारतीय सेना की कितनी टुकड़ियां शामिल थी? तो कुल 120 सैन्यकर्मी इसमें शामिल हुए थे। भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास, भारत अमेरिका के बारे में समझिएगा। तो भारत अमेरिका का युद्ध अभ्यास 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो अलास्का अमेरिका में संपन्न हुआ। तो पूछेगा कि युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच में। युद्ध अभ्यास 2025 की तिथियां क्या थी? तो 1 से 14 सितंबर 2025 था। युद्ध अभ्यास किस वर्ष शुरू हुआ था? तो वर्ष 2004 से शुरू हुआ था युद्ध अभ्यास। पहली बार 2004 में युद्ध अभ्यास हुआ था।
युद्ध अभ्यास 2025 कौन सा संस्करण था? ये आपके 21वां संस्करण था। युद्ध अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो 2024 वाला हुआ था आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान, भारत में हुआ था, जबकि 2025 में आपके अलास्का में हुआ है। आगे है कि बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास पैसिफिक रिच 2025, तो बोला कि पैसिफिक रिच 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो चांगी नेवल बेस, सिंगापुर में। ये आपकी नौसैनिक अभ्यास है, ध्यान रखिएगा। पैसिफिक रिच क्या है? तो नौसैनिक अभ्यास है। पैसिफिक रिच 2025 की तिथियां क्या थी? तो 15 से 22 सितंबर 2025 को हुआ था। भारत की ओर से पैसिफिक रिच 2025 में कौन सा जहाज शामिल हुआ था? तो इसमें शामिल हुआ था आईएनएस निस्तार। आईएनएस निस्तार शामिल हुआ था। आईएनएस निस्तार भारतीय नौसेना में कब कमीशन हुआ है? तो इसे जुलाई 2025 में कमीशन किया गया है। आगे है कि भारतीय सेना का अमोघ फ्यूरी अभ्यास, तो अमोघ फ्यूरी सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, राजस्थान में संपन्न हुआ है। अमोघ फ्यूरी किस प्रकार का सैन्य अभ्यास है? तो विभिन्न विभिन्न युद्ध क्षेत्रों जैसे कि जल, थल, वायु, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक पर आधारित एक बृहद अभ्यास था। भारत ग्रीस प्रथम समुद्री अभ्यास, मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई, ठीक है। इसका पहले जो आप देखे थे युद्ध अभ्यास अमोघ फ्यूरी, ये आपके भारतीय सेना का था। ये जो युद्ध अभ्यास था भारतीय सेना के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत ग्रीस प्रथम समुद्री अभ्यास, भारत ग्रीस प्रथम समुद्री अभ्यास, तो भारत और ग्रीस का पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है? तो सलामिस नेवल बेस, ग्रीस में संपन्न हुआ है। मोस्ट वीवीआई है सलामिस नेवल बेस। और ये जो अभ्यास है 13 से 18 सितंबर तक चलता है। भारत की ओर से इसमें कौन सा युद्धपोत शामिल हुआ था? तो आईएनएस त्रिकंद, ठीक है, त्रिकंद। नेक्स्ट है कि आईआईएम अहमदाबाद का विदेशी कैंपस के बारे में समझिएगा। तो आईआईएम अहमदाबाद का विदेश में पहला कैंपस कहाँ खोला गया है? तो दुबई में खोला गया है, यूएई में खोला गया है। आईआईएम अहमदाबाद दुबई कैंपस का उद्घाटन कब हुआ? तो 11 सितंबर 2025 को हुआ है। दुबई कैंपस का उद्घाटन किसने किया? तो शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, ये दुबई के क्राउन प्रिंस है, इनके द्वारा किया गया था। भूपेन हजारिका जन्म शताब्दी के बारे में समझिएगा। भूपेन हजारिका का जन्म शताब्दी समारोह कहाँ आयोजित हुआ है? तो गुवाहाटी, असम में हुआ है। भूपेन हजारिका के सम्मान में जारी स्मारक सिक्के का मूल्य कितना है? तो 100 रुपया है। भूपेन हजारिका का जन्म कब हुआ? तो 8 सितंबर 1926 को। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, तो चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो भारत मंडपम प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 की तिथियां क्या थी? तो 25 से 28 सितंबर को हुआ था। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का थीम क्या था? तो थीम था समृद्धि के लिए प्रसंस्करण, ठीक है, प्रोसेसिंग फॉर प्रोस्पेरिटी। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के पार्टनर देश कौन थे? तो सऊदी अरब और न्यूजीलैंड। फोकस देश कौन थे? तो इसमें जापान, यूएई, रूस और वियतनाम फोकस देश थे। वर्ल्ड फूड इंडिया के पहले संस्करण का आयोजन कब हुआ था? तो 2017 में हुआ था। पुरुषों का 17वां एशिया कप कहाँ आयोजित हुआ? पुरुषों का 17वां एशिया कप कहाँ आयोजित हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात में। यहाँ ध्यान रखिएगा, क्रिकेट का, यहाँ लिख लीजिएगा, क्रिकेट का 17वां एशिया कप कहाँ आयोजित हुआ था? तो आपके संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। एशिया कप 2025 का विजेता कौन बना है? तो आपको भारत बना है, ठीक है। भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर एशिया कप 2025 जीता है? तो पाकिस्तान को हराकर जीता है। एशिया कप 2025 किस प्रारूप में खेला गया? तो T20 प्रारूप में खेला गया था। एशिया कप 2025 के फाइनल का स्थल क्या था? मेरे फाइनल कहाँ हुआ था? तो दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुआ था। एशिया कप 2025 के प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने थे? तो प्लेयर ऑफ द मैच थे तिलक वर्मा। एशिया कप 2025 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बने? तो कुलदीप यादव, इनके द्वारा 17 विकेट लिया गया था। एशिया कप 2025 के प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने हैं? तो अभिषेक शर्मा। एशिया कप 2025 में भारत के कप्तान कौन थे? तो सूर्य कुमार यादव थे, सूर्य कुमार यादव। एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के कोच कौन थे? गौतम गंभीर। एशिया कप 2025 में कुल कितने टीमों ने भाग लिया? तो कुल 8 टीमों ने भाग लिया है। आगे है फुटबॉल, इसके ऊपर क्रिकेट था, अब फुटबॉल है।
काफा नेशंस कप 2025 फुटबॉल में भारत का स्थान क्या रहा है? तो इसमें भारत का स्थान तीसरा रहा है काफा नेशंस कप 2025 में। काफा नेशंस कप 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो हिसोर तजाकिस्तान में। हिसोर तजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। उसके बाद है कि भारोत्तोलन। राष्ट्रमंडल सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो अहमदाबाद भारत में आयोजित हुआ है भारोत्तोलन। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? तो भारत आपके शीर्ष पर है। भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 13 पदक जीते हैं। 4 स्वर्ण, 6 रजत और आपके 3 कांस्य पदक जीता गया है। पुरुष 71 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो अजीत नारायण के द्वारा जीता गया है। अजीत नारायण के द्वारा। महिला 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो मीराबाई चानू और सौम्या सुनील दलवी के द्वारा जीता गया है। दोनों ने अलग अलग स्पर्धाओं में जीता है। उसके बाद हो जाएगा एथलेटिक्स। तो सिडनी मैराथन 2025 के बारे में समझिएगा। सिडनी मैराथन 2025 के पुरुष विजेता कौन रहे हैं? तो आपके विजेता रहे हैं हैली मारियम किरोस। हैली मारियम किरोस, इनका संबंध इथोपिया से है। सिडनी मैराथन 2025 की महिला विजेता कौन रही हैं? तो सिफान हसन, ये न्यूजीलैंड की हैं। ठीक है, याद रखिएगा। पुरुष में कौन है? तो हैली मारियम किरोस, इनका संबंध इथोपिया से था। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI। सिडनी मैराथन 2025 में दोनों वर्गों में क्या नया हुआ? तो दोनों वर्गों में नए कोर्स रिकॉर्ड बने। यहाँ पर समझिएगा, रिकॉर्ड क्या बने कि जो आपकी हैली मारियम किरोस है, इनके द्वारा जो मैराथन पूरा किया गया 2 घंटा 6 मिनट 6 सेकंड में, जबकि ये जो महिला हैं इनके द्वारा पूरा किया गया 2 घंटा 18 मिनट 22 सेकंड में पूरा किया गया था। ये रिकॉर्ड है। नेक्स्ट है कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो आपके टोक्यो जापान में आयोजित हुआ है। टोक्यो जापान में। विश्व एथलेटिक्स 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका शीर्ष पर रहा है। विश्व एथलेटिक्स 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कोई भी पदक जीता नहीं गया है। विश्व एथलेटिक्स 2025 में भारत के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है? तो सचिन यादव ने किया है। आपके जैवलिन में इन्हें चौथा स्थान मिला है, लेकिन पदक नहीं जीत पाए। भारत से कुल कितने एथलीटों ने विश्व एथलेटिक्स 2025 में भाग लिया? तो कुल आपके 19 एथलीट भाग लिए थे। उसके बाद है यूएस ओपन टेनिस 2025। तो यूएस ओपन 2025 का महिला एकल विजेता कौन रहा है? तो आर्याना सवालेंका, इनका संबंध है बेलारूस से। जबकि यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन रहा है? तो कार्लोस अल्कराज, इनका संबंध स्पेन से है। मिश्रित युगल यूएस ओपन 2025 किस जोड़ी ने जीता है? तो सारा ईरानी और एंड्रिया बाबासोरी के द्वारा जीता गया है। दोनों का संबंध इटली से है। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 के बारे में समझिएगा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ है? तो जागरेब क्रोएशिया में हुआ है। जागरेब क्रोएशिया में विश्व कुश्ती 2025 में भारत का एकमात्र पदक किसने जीता है? तो अंतिम पंघाल के द्वारा जीता गया है। 53 किलोग्राम भार वर्ग में जीता गया है। विश्व कुश्ती 2025 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? तो आपकी जापान रहता है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 के बारे में समझिएगा। तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई है? तो लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजित हुआ है। विश्व मुक्केबाजी 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल आपके 4 पदक जीता गया है। भारत ने विश्व बॉक्सिंग 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपके 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। 48 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण किसने जीता है? तो मीनाक्षी हुड्डा के द्वारा जीता गया है। मीनाक्षी हुड्डा के द्वारा। उसके बाद है फार्मूला 1 सितंबर 2025 में इसका आयोजन किया गया था। तो इसमें पहला है कि इटालियन व अजरबैजान ग्रैंड प्री 2025 के विजेता कौन रहे हैं फार्मूला में? तो मैक्स वर्स्टेपेन रहे हैं, इटालियन का भी और अजरबैजान का भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि एशिया कप 2025। एशिया कप 2025 एशिया कप हॉकी 2025 है। तो एशिया कप हॉकी 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो राजगीर बिहार में आयोजित किया गया है। एशिया कप हॉकी 2025 का विजेता कौन बना है? तो आपके भारत बना है। ठीक है। भारत ने फाइनल में किसे हराया है? तो दक्षिण कोरिया को फाइनल में भारत ने हराया है।
एशिया कप हॉकी 2025 के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभिषेक नैन बने हैं, इनका संबंध भारत से है। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर कौन बने हैं? तो किम जाए हियान, ये दक्षिण कोरिया के हैं। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो हरमनप्रीत सिंह। और भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे? तो क्रेग फुलटन थे। टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 की टॉप 200 में भारत के कितने विश्वविद्यालय हैं? तो कोई भी विश्वविद्यालय टॉप 200 के अंदर शामिल नहीं है। टाइम हायर एजुकेशन 2026 रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम स्थान पर कौन सा संस्थान है और उसकी रैंकिंग बैंड क्या है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु पहले स्थान पर है और इसका रैंकिंग बैंड है 201 से 250। कौन सा भारतीय संस्थान टाइम हायर एजुकेशन 2026 में 351 से 400 रैंकिंग बैंड में है? तो सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज है, जो चेन्नई में स्थित है। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 में शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, जो यूके में स्थित है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 को। यूपीएससी ने अपना शताब्दी वर्ष कब शुरू किया? तो 1 अक्टूबर 2025 को शुरू किया। और यूपीएससी का शताब्दी वर्ष कब पूरा होगा? तो 1 अक्टूबर 2026 को। 1 अक्टूबर 2026 को स्थापना के 100 वर्ष पूरा हो जाएगा यूपीएससी का। यूपीएससी के शताब्दी वर्ष का उद्घाटन किसने किया? तो यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने। यूपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर अजय कुमार ने। यूपीएससी शताब्दी वर्ष में किस मुख्य पहल पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो उस पोर्टल का नाम है माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी पोर्टल, ये लॉन्च किया गया है। माई यूपीएससी इंटरव्यू पहल का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है सेवारत व सेवानिवृत्त सिविल सेवकों के इंटरव्यू अनुभव एकत्र करना उद्देश्य है। यूपीएससी ने शताब्दी वर्ष पर कौन सा नया प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया है? तो नया यूपीएससी लोगो और सेंटिनरी लोगो लॉन्च किया है। ठीक है, नया यूपीएससी लोगो और सेंटिनरी लोगो लॉन्च किया है। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ है। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर हुई? तो ली आयोग की सिफारिश पर। ली आयोग 1924 की सिफारिश पर। लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कब किया गया? तो 1937 में किया गया है। संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को किया गया है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स परीक्षा की प्रोविजनल आंसर की कब से जारी करने का निर्णय लिया है? तो परीक्षा के तुरंत बाद जारी करने का निर्णय लिया है। प्रोविजनल आंसर की पर आपत्ति, जो प्रोविजनल आंसर की जारी करेगा यूपीएससी, उस पर आपत्ति दर्ज करने के लिए अभ्यर्थियों को क्या देना होगा? तो कम से कम 3 प्रमाणिक स्रोत देना होगा। यूपीएससी प्रीलिम्स की फाइनल आंसर की कब जारी करेगा? तो फाइनल रिजल्ट के बाद ही फाइनल आंसर की जारी किया जाएगा यूपीएससी के द्वारा। यूपीएससी के इस निर्णय का कारण क्या था? तो प्रीलिम्स आंसर की जल्दी जारी करने की मांग वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका इसका कारण बनता है। नेक्स्ट है कि INS आंद्रोत किस प्रकार का पोत है? तो पनडुब्बी रोधी उथले पानी का युद्ध पोत है। INS आंद्रोत को नौसेना में कब कमीशन किया गया? तो 6 अक्टूबर 2025 को नौसेना में कमीशन किया गया है। INS आंद्रोत का निर्माण किसने किया? तो गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है, जो कोलकाता में स्थित है। INS आंद्रोत किस कमान में शामिल किया गया है? तो नौसेना की पूर्वी कमान में शामिल किया गया है, विशाखापट्टनम में। जो पूर्वी कमान है इसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है कि INS आंद्रोत का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो लक्षद्वीप के आंद्रोत द्वीप के नाम पर रखा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना ने ASWC, इसका फुल फॉर्म होता है
एंटी सबमरीन वारफेयर सेलोर वाटरक्राफ्ट की कुल कितनी जहाज़ों का ऑर्डर दिया गया है? तो कुल 16 जहाज़ों का ऑर्डर दिया गया है। INS अर्नाला क्या है? तो पहला ASW है, मतलब पहला एंटी सबमरीन वारफेयर है, पहला एंटी सबमरीन वारफेयर है INS अर्नाला, ठीक है। तो पहला ASW सैलो वाटरक्राफ्ट है जिसे जून 2025 में कमीशन किया गया। ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षर, जिसका नाम है अक्षर, किस श्रेणी का पोत है? तो अदम श्रेणी का तेज गश्ती पोत है। अक्षर जो है अदम श्रेणी का तेज गश्ती पोत है, फास्ट पेट्रोल वेसल है। नेक्स्ट है कि ICGS अक्षर को तटरक्षक बल में कब शामिल किया गया? तो 4 अक्टूबर 2025 को शामिल किया गया है। ICGS अक्षर का निर्माण किसने किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। जो ICGS है इसका फुल फॉर्म इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है। नेक्स्ट है कि ICGS अक्षर में स्वदेशी सामग्री कितने प्रतिशत है? तो 60% से अधिक आपकी स्वदेशी सामग्री लगाया गया है। ICGS अक्षर को कहाँ कमीशन किया गया? तो कराईकल पुदुचेरी में किया गया है, कराईकल पुदुचेरी में किया गया है। ICGS अक्षर को किसने कमीशन किया है? तो रक्षा मंत्रालय की अपर सचिव दीप्ति मोहित चावला ने, ठीक है, रक्षा मंत्रालय की अपर सचिव दीप्ति मोहित चावला ने। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव 2025 में किस पार्टी की वापसी हुई? तो बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट की वापसी हुई, ठीक है। नेक्स्ट है कि BTC, तो बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की 40 में से BPF बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट ने 2025 चुनाव में कितने सीटें जीती है? तो 28 सीट जीता गया है। 2025 बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव में UPPL यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल को कितने सीटें मिली है? तो कुल 7 सीटें मिला है। BTC बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल चुनाव में भाजपा BJP को कितनी सीटें मिली है? तो कुल आपके 5 सीटें मिला है। नेक्स्ट है कि बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 46 सदस्य होते हैं। BTC बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की कितने सीटें चुनाव द्वारा भरी जाती है? तो 40 सीटें, 46 में से 40 पर चुनाव होता है। और BTC में कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल करते हैं? तो कुल आपके 6 मेंबर का आपके मनोनयन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल में, इसे ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि तेजस MK 1A की पहली उड़ान कब शुरू हुई? तो 17 अक्टूबर 2025 को। तेजस MK 1A का निर्माण कहाँ हुआ? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक इकाई में किया गया है। तेजस MK 1A की गति कितनी है? तो लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटा तेजस की स्पीड है। तेजस MK 1A अधिकतम कितने टन हथियार ले जा सकता है? तो 9 टन हथियार लेके जा सकता है। हेल को अमेरिकी GE कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से कौन सा उपकरण मिलता है? तो इंजन याद रखिएगा, इसमें अमेरिकी इंजन का इस्तेमाल हुआ है। जो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, ये इंजन बना के देती है। तेजस MK 1A के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को चौथा JE जनरल इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के द्वारा JE इंजन कब मिला है? तो अक्टूबर 2025 में चौथा इंजन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 83 तेजस MK 1A विमानों के लिए HAL के साथ सौदा कब किया है? तो फरवरी 2021 में किया है। 83 विमानों का कुल मूल्य कितना था? तो लगभग 48,000 करोड़ था। 97 और तेजस MK 1A विमानों का सौदा कब किया गया? तो सितंबर 2025 में किया गया है। HAL का लक्ष्य है कि सभी 180 विमान किस वर्ष तक बना लिए जाएंगे? तो 2032-33 तक। अगर देखिए जो अमेरिकी कंपनी है, अगर समय पर इंजन देगा तो ये तो आपके जो रखा गया है लक्ष्य पूरा हो जाएगा।
इंजन नहीं देगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि अनंत शस्त्र वायु रक्षा प्रणाली के बारे में है। भारतीय सेना ने अनंत शस्त्र मिसाइल प्रणाली किस वर्ष खरीदी? तो सितंबर 2025 में। अनंत शस्त्र किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। अनंत शस्त्र पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसका नाम था क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। अनंत शस्त्र की खरीद का कुल मूल्य कितना है? तो इसका जो कुल मूल्य है लगभग 30,000 करोड़ है। अनंत शस्त्र किस दूरी तक लक्ष्य भेद सकता है? तो 30 से 40 किलोमीटर तक ये मिसाइल है। अनंत शस्त्र किस ऊंचाई तक दुश्मन को मार गिरा सकता है? तो 6 से 10 किलोमीटर तक। अनंत शस्त्र का 360 डिग्री रडार कितनी दूरी तक निगरानी करता है? तो 80 से 120 किलोमीटर तक। नेक्स्ट है कि अनंत शस्त्र किससे मिलकर वायु रक्षा को मजबूत करता है? तो AMRSAM आकाश एवं अन्य प्रणालियों से मिलकर वायु रक्षा को मजबूत करता है। ऑपरेशन सिंदूर में कौन सा AI आधारित सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण रहा? तो आकाश तीर, याद रखिएगा आकाश तीर इंपॉर्टेंट है। तटरक्षक बल के फास्ट पेट्रोल वेसल्स के बारे में समझिएगा। तो ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के फास्ट पेट्रोल वेसल्स अदम कब कमीशन हुआ? तो अदम क्या है? तो अदम जो है फास्ट पेट्रोल वेसल्स है और इसे कमीशन किया गया है 19 सितंबर 2025 को। ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप के फास्ट पेट्रोल वेसल्स अक्षर कब कमीशन हुआ? तो 4 अक्टूबर 2025 को। जो आपके अक्षर देखे थे वो भी क्या है? एक फास्ट पेट्रोल वेसल्स है, ठीक है। भारतीय वायुसेना विश्व रैंकिंग के बारे में समझिएगा। इसमें कि WDMMA की 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना विश्व में किस स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है भारत की वायुसेना, ठीक है। ये तीसरा पावर है दुनिया का। WDMM का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड डायरेक्टरी का मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। इसी के द्वारा एक रैंक जारी किया गया और उसमें जो भारतीय वायुसेना है इसे दुनिया में तीसरा स्थान पर रखा गया है पावरफुल में। नेक्स्ट है कि WDMMA के अनुसार भारत से अधिक लड़ाकू विमान किस देश के पास है? तो चीन के पास है, फिर भी भारत से पीछे है। भारतीय वायुसेना की मुख्य ताकत क्या बताई गई? तो आधुनिक ट्रेनिंग, तेज प्रतिक्रिया और सटीक हमले, ठीक है। नेक्स्ट है कि WDMMA के अनुसार किन देशों की वायुसेनाएं भारत से ऊपर है? तो अमेरिका और रूस। उसके बाद अपना प्यारा देश इंडिया का स्थान है तीसरा, पहला अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा इंडिया। नेक्स्ट है कि WDMMA 2025 ट्रू बेल रेटिंग में भारतीय वायुसेना की रेटिंग क्या है? तो इसमें जो रैंक जारी किया गया उसमें रेटिंग भी दिया गया। तो 69.4 भारत की रेटिंग है, जबकि जो चीन है उसकी रेटिंग है 63.8 है और पाकिस्तान को रैंक दिया गया है 18वां। बोलेगा कि पाकिस्तान वायुसेना का स्थान क्या है? तो इसमें आपके 18वां स्थान दिया गया है, जबकि भारत का स्थान तीसरा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलों की लखनऊ में बनी पहली खेप सेना के लिए कब रवाना किया गया है? तो 17 अक्टूबर 2025 को। ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट लखनऊ का उद्घाटन कब हुआ था? तो 11 मई 2025 को। लखनऊ स्थित ब्रह्मोस यूनिट में प्रति वर्ष कितने मिसाइलों का उत्पादन होगा? तो 100 मिसाइलों का उत्पादन होगा और भविष्य में इसे 150 करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है कि UPESSC उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष पद से किसने त्यागपत्र दिया है? तो प्रोफेसर कृति पांडे ने त्यागपत्र दिया है। राजस्थान ACV एंटी करप्शन ब्यूरो के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो बने हैं गोविंद गुप्ता बने हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त कब जारी की गई? तो 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस के दिन जारी किया गया था। CM किसान सम्मान निधि की चौथी किस्त में कितनी राशि ट्रांसफर हुई है? तो 718 करोड़ ट्रांसफर किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हेतु मतदान कितने चरणों में हो रहा है? तो यहाँ मतदान कुल 2 चरणों में हुआ है। पहला चरण का मतदान 6 नवंबर 2025 को हुआ था, दूसरा चरण का मतदान 11 नवंबर 2025 को हुआ था, जबकि रिजल्ट जो है
14 नवंबर 2025 को आया था, जिसमें एनडीए को भारी बहुमत मिला है। बिहार में कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? तो 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए थे। झारखंड की नई निर्वाचन आयुक्त कौन बनी है? तो अलका तिवारी झारखंड की नई निर्वाचन आयुक्त बनी है। रांची में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कब किया गया है? तो 19 से 21 सितंबर 2025 को रांची में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ में राज्य स्थापना दिवस के लिए शैक्षणिक संस्थान में अवकाश कब घोषित किया गया? तो 1 नवंबर 2025 को घोषित किया गया है। छत्तीसगढ़ स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर किस कार्यक्रम का आयोजन होगा? तो सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन किया जाएगा। सूर्य किरण एरोबैटिक शो कहाँ आयोजित होगा? तो नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत की यात्रा कब की है? तो 8 से 9 अक्टूबर 2025 को। कीर स्टारमर भारत क्यों आए थे? तो भारत ब्रिटेन व्यापार, निवेश व प्रौद्योगिकी संबंध मजबूत करने के लिए भारत आए थे। कीर स्टारमर किस शहर की यात्रा तक सीमित रहे? वे मुंबई तक सीमित रहते हैं कीर स्टारमर। कीर स्टारमर किसके निमंत्रण पर भारत आए थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर ये भारत आए थे। भारत व ब्रिटेन के बीच CETA कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो आपके हुआ था जुलाई 2025 को। ये साइन हो गया है, इसे VBI कर लीजिएगा। CETA कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। भारत ब्रिटेन विजन 2035 किस क्षेत्र से संबंधित है? तो व्यापार, प्रौद्योगिकी, शिक्षा व रक्षा सहयोग से संबंधित है। ब्रिटेन से भारत ने कितनी राशि की मिसाइल खरीदने का समझौता किया है? तो $350 मिलियन का भारत मिसाइल खरीदेगा ब्रिटेन से। भारत ब्रिटेन वर्तमान द्विपक्षीय व्यापार कितना है? तो लगभग $56 अरब है, लगभग $56 अरब है। भारत ब्रिटेन ने व्यापार को किस वर्ष तक दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालयों भारत में क्या स्थापित करेंगे? तो अपना कैंपस स्थापित करेंगे ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालयों के द्वारा। भारत UK CETA समझौते में रक्षा साझेदारी के तहत कौन सी सहायता शामिल है? तो भारतीय वायुसेना ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स को प्रशिक्षण देगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। ब्रिटिश PM कीर स्टारमर ने किस स्टूडियो का दौरा किया? तो यश राज फिल्म स्टूडियो का दौरा किया है। भारत UK CEO फोरम एंड ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में आयोजित हुआ है। याद रखिएगा, भारत UK CEO फोरम और ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 ये दोनों का आयोजन जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ है। ब्रिटेन अपने देश में भारत की किस प्रणाली की तर्ज पर डिजिटल पहचान प्रणाली बनाना चाहता है? तो आधार प्रणाली के आधार पर। मंगोलियाई राष्ट्रपति यात्रा। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख-उखना ने भारत की यात्रा कब की? तो 13 से 16 अक्टूबर 2025 को। मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख-उखना ने भारत की यात्रा किसके निमंत्रण पर हुई है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा निमंत्रण दिया गया था। भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 से शुरुआत हुई थी। मंगोलियाई राष्ट्रपति ने भारत में किस स्थान पर पुष्पांजलि दी? तो राजघाट पर। दोनों देशों के संबंध किस धार्मिक सूत्र से जुड़े बताए गए हैं? तो बौद्ध धर्म से। भारत और मंगोलिया के संबंध। भारत मंगोलिया देश खुद को क्या मानते हैं? तो स्पिरिचुअल सिबलिंग, आध्यात्मिक भाई। ठीक है। भारत ने मंगोलियाई नागरिकों के लिए क्या सुविधा घोषित की है? तो निःशुल्क वीजा की घोषणा किया गया है भारत के द्वारा। भारत मंगोलिया के बीच कितने MOU हस्ताक्षरित हुए हैं? तो कुल 10 MOU पर साइन किया गया है। मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी किस देश के वित्त पोषण से बन रही है? तो भारत के वित्त पोषण से बन रही है। भारत आपकी फंडिंग दे रहा है। इस रिफाइनरी की अनुमानित लागत कितना है? तो $1.7 अरब है। नेक्स्ट है कि इजराइल हमास संघर्ष विराम। इजराइल हमास संघर्ष विराम का पहला चरण कब लागू हुआ? तो 10 अक्टूबर 2025 को।
इजराइल हमास युद्ध में कुल लगभग कितने मौतें हुई है? तो लगभग 67,000 मौतें हुई है। हमास व इजराइल ने लड़ाई कितने दिनों बाद रोकी है? तो लगभग 2 वर्ष के बाद लड़ाई को रोका गया है। ट्रंप शांति योजना कितने सूत्रीय है? तो 20 सूत्रीय। इसे भी कर लीजिएगा, पूछ सकते हैं कि ट्रंप शांति योजना कितने सूत्रीय है? तो 20 सूत्रीय है, इसमें 20 पॉइंट है। गाजा शांति सम्मेलन, गाजा शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। शर्म अल शेख मिस्र में। गाजा शांति सम्मेलन की सह अध्यक्षता किन नेताओं ने की है? तो डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र राष्ट्रपति अल सीसी के द्वारा किया गया है। गाजा शांति सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? तो लगभग 30 देशों ने भाग लिया। गाजा शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत के विदेश राज्य मंत्री के द्वारा किया गया है। पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौता, पाकिस्तान सऊदी अरब SMDA स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट समझौता कब हुआ है? तो सितंबर 2025 में हुआ है। पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौता किस प्रकार का है? तो ये रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता है। पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौता किस सैन्य संगठन के समान बताया गया है? तो नाटो के मॉडल के समान बताया गया है, जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में समझौता हुआ है। पाकिस्तान सऊदी अरब रक्षा समझौते के अनुसार किस एक देश पर हमला किस पर माना जाएगा? बोलने का मतलब है कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब समझेगा कि हम पर हमला हो गया है ना, तो दोनों लोग समझेंगे कि हम पर हमला हुआ। अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो पाकिस्तान बोलेगा कि हम पर भी हो गया है, और अगर पाकिस्तान पर हुआ तो सऊदी अरब बोलेगा कि हम पर भी हो गया है ना। इसलिए बोला गया इसे साझा आक्रमण। क्या बोला गया है? साझा आक्रमण बोला गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान का दावा है कि भारत पाक युद्ध की स्थिति में कौन उनका साथ देगा? तो पाकिस्तान का दावा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा। भारत ने इस समझौते को किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक संवेदनशील मामला भारत माना है। सऊदी पाक समझौता किस देश की मध्य पूर्व में शक्ति वृद्धि के संदर्भ में किया गया माना गया है? तो इजराइल के संदर्भ में माना गया है। 2025 के सैन्य तख्ता पलट के बाद मेडागास्कर का राष्ट्रपति कौन बना है? तो कर्नल माइकल रेंड्रिए बना है। पूर्व राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना मेडागास्कर से कब भागे? तो 13 अक्टूबर 2025 को। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने तख्ता पलट के बाद मेडागास्कर की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो अफ्रीकी संघ ने। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो साने तकाइची बनी है। साने तकाइची मोस्ट भी आई है। किस प्रधानमंत्री के त्यागपत्र के बाद तकाइची प्रधानमंत्री बनी है? तो शिगेरू इशिबा के त्यागपत्र के बाद। साने तकाइची किस राजनीतिक दल की अध्यक्ष चुनी गई थी? तो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के। साने तकाइची को किस उपनाम से जाना जाता है? तो जापान की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2025 के चुनाव में सेशल्स का नया राष्ट्रपति कौन बना? तो पैट्रिक हरमिनी बना है। पैट्रिक हरमिनी। भारतीय मूल के निवर्तमान राष्ट्रपति जो भी पद पर है ना, भारतीय मूल के निवर्तमान राष्ट्रपति वेबल राम कलाबन को कितने प्रतिशत मत मिले हैं? तो 47.3% मत मिले हैं। पैट्रिक हरमिनी किस राजनीतिक दल के नेता हैं? तो यूनाइटेड सेशल्स पार्टी के। सेशल्स में पैट्रिक हरमिनी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल हुए? तो भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 26 अक्टूबर 2025 को शपथ हुआ। भारत ने काबुल स्थित तकनीकी मिशन को दूतावास का दर्जा कब दिया? तो 21 अक्टूबर 2025 को। मोस्ट वीवीआई सवाल है। अफगानिस्तान के पहले विदेश मंत्री जो तालिबान शासन के दौरान भारत आए कौन थे? उनका नाम क्या है? तो आमिर खान मुत्तकी। ठीक है। काबुल में भारत के दूतावास का नेतृत्व कौन करेगा? तो चार्ज डी अफेयर्स रैंक का एक राजनयिक करेगा। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत ने दूतावास से अपने अधिकारी कब हटाए थे? तो अगस्त 2021 में हटाए थे। काबुल में तकनीकी टीम ने भारत ने पहली बार कब तैनात किया? काबुल में तकनीकी टीम भारत ने पहली बार कब तैनात किया? तो जून 2022 में पहली बार तैनात किया। श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसुईया की भारत यात्रा कब हुई? तो 16 से 18 अक्टूबर 2025 को। हरिनी अमरसुईया पहली बार कब प्रधानमंत्री बनी? तो नवंबर 2024 को। भारत यात्रा के दौरान हरिनी अमरसुईया
किस प्रमुख कार्यक्रम में मुख्य वक्ता थी? तो एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में। भारत यात्रा के दौरान उन्होंने किस शैक्षणिक संस्थान का दौरा किया जहां वह छात्रा रही थी? तो दिल्ली विश्वविद्यालय का, हिंदू कॉलेज का इनके द्वारा दौरा किया गया था। भारत के साथ चर्चाओं में किन किन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया? तो जबकि श्रीलंका की प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा, तो शिक्षा, प्रौद्योगिकी, नवाचार, विकास, मछुआरों का कल्याण पर सहयोग करने की बात कही गई है। नेक्स्ट है कि कुआलालंपुर में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की अवधि क्या थी? तो 26 से 28 अक्टूबर 2025। आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो तिमोर लिस्ते सहित कुल आसियान में 11 देश हो गए हैं। आसियान सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। वर्चुअल तरीके से भाग लिए थे, वर्चुअल तरीके से, ठीक है, ऑनलाइन। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। आसियान का 47वां सम्मेलन किस थीम के साथ आयोजित हुआ? तो किस, याद रखिएगा, इनक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी थीम के साथ। तिमोर लिस्ते की अनुमानित जनसंख्या कितने हैं? तो तिमोर लिस्ते एक देश है जिसकी अनुमानित जनसंख्या 14 लाख है। आसियान का पूर्ण सदस्य बनने वाला आखिरी देश तिमोर लिस्ते से पहले कौन था? तो तिमोर लिस्ते है, इससे पहले आखिरी देश कौन था? तो कंबोडिया था, जो 1999 में आसियान का मेंबर बना था। आसियान का पूर्ण सदस्य बनने वाला 11वां देश कौन हो गया है? तिमोर लिस्ते हो गया है। आसियान +3 सम्मेलन में किन देशों की भागीदारी होती है? तो आसियान प्लस चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की भागीदारी होती है। 47वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो यह किया गया है दातो सेरी अनवर इब्राहिम के द्वारा, ठीक है। इनका संबंध मलेशिया से, ठीक है। बोला गया कि भारत आसियान बैठक 22वीं आसियान भारत शिखर सम्मेलन कब हुई? तो 26 अक्टूबर 2025 को। आसियान भारत शिखर बैठक में भारत का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देना भारत का मुख्य उद्देश्य था। आसियान सम्मेलन में चर्चा का सबसे ज्वलंत मुद्दा कौन सा था? तो कंबोडिया थाईलैंड सीमा विवाद। आसियान सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों में कौन कौन शामिल थे? तो मध्य पूर्व, यूक्रेन, म्यांमार और उत्तर कोरिया, ठीक है, वैश्विक मुद्दे में ये शामिल थे। नेक्स्ट है कि आसियान सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या स्वीकार किया गया? तो आसियान विजन 2045 स्वीकार किया गया, इंपॉर्टेंट है। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कौन सा हुआ, किस नंबर का? तो 20वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन होता है। भारत ने अफगानिस्तान में अपना दूतावास कब बंद किया था? तो अगस्त 2021 में बंद किया था। भारतीय उपराष्ट्रपति ने सेशल्स शपथ ग्रहण समारोह में कब भाग लिया था? तो 26 अक्टूबर 2025 को भाग लिया था। 8वां आसियान पुरस्कार किस संगठन को मिला है? इंपॉर्टेंट है, 8वां आसियान पुरस्कार किस संगठन को मिला है? तो मिला है यूनियन यूथ फेडरेशन ऑफ कंबोडिया को मिला है। आसियान पुरस्कार कहाँ दिया गया? तो कुआलालंपुर में आसियान पुरस्कार दिया गया, यूनियन यूथ फेडरेशन ऑफ कंबोडिया को दिया गया है। 8वां आसियान पुरस्कार किसने प्रदान किया? तो अनवर इब्राहिम के द्वारा प्रदान किया गया, जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं। आसियान का उद्देश्य क्या है? तो क्षेत्रीय समुदाय निर्माण को बढ़ावा देना। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अगस्त 1967 को। आसियान की स्थापना कितने देशों ने की थी? तो कुल 5 देश के द्वारा किया गया था आसियान की स्थापना। आसियान की स्थापना किन देशों ने मिलकर की थी? तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड देशों ने मिलकर की थी। नेक्स्ट है कि आसियान भारत 22वां शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 26 अक्टूबर 2025 को। 26 अक्टूबर 2025 को आसियान भारत 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो मलेशिया के कुआलालंपुर में होता है। नेक्स्ट है कि आसियान भारत 22वां शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से भाग किसने लिया? तो आप पहले देख चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअल तरीके से। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में मोदी की कितनी भागीदारी थी? तो अभी तक मोदी जी के द्वारा जो है आसियान में 12 बार भागीदारी कर चुके हैं। आसियान भारत रणनीतिक साझेदारी को क्या कहा गया है? तो कंप्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है।
आसियान भारत व्यापार समझौते का संक्षेप रूप क्या है? तो AITIGA का आपके संक्षेप है, फुल फॉर्म है आसियान। उसके बाद हो जाएगा इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। आसियान को भारत की किस नीति का मुख्य स्तंभ कहा गया है? तो एक्ट ईस्ट नीति का। भारत और आसियान मिलकर विश्व की कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो लगभग 1/4 का, लगभग 1/4 का। भारत और आसियान मिलकर पर्यटन पर संयुक्त बयान में किस प्रकार के पर्यटन पर जोर दिया गया है? तो प्लास्टिक मुक्त सतत पर्यटन पर जोर दिया गया है। 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 27 अक्टूबर 2025 को। 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो अनवर इब्राहिम के द्वारा किया गया है। 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो एस जयशंकर के द्वारा किया गया, जो भारत के विदेश मंत्री हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में कितने देश भाग लेते हैं? तो कुल 19 देश भाग लेते हैं। दक्षिण चीन सागर विवाद में कौन सा देश दावा करता है? तो चीन आपके दक्षिण चीन सागर में अपना दावा करता है। नेक्स्ट है कि कुआलालंपुर घोषणा पत्र में किस बात पर जोर दिया गया है? तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया गया है। 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत ने किस मुद्दे पर जीरो टॉलरेंस की अपील की? तो आतंकवाद पर। किस पर? आतंकवाद पर। 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में एस जयशंकर ने किस सहयोग परियोजना का उल्लेख किया है? तो भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना का उल्लेख किया है, इंपॉर्टेंट है। आसियान क्षेत्रीय विवादों के समाधान के लिए किस कानून का उल्लेख होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून का। दक्षिण चीन सागर मामले में विवाद किन देशों का है? तो फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम और चीन के बीच में। कुआलालंपुर घोषणा पत्र किसके लिए प्रतिबद्धता जताता है? तो क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए। म्यांमार में भूकंप के समय सहायता सबसे पहले किसने भेजी? तो भारत के द्वारा भेजा गया था। 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में जारी दस्तावेज का नाम क्या है? तो नाम है कुआलालंपुर घोषणा पत्र। ये सवाल पूछ सकता है आपसे, ठीक है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के भागीदार कितने हैं? तो इसमें है आसियान प्लस अन्य राष्ट्र। आसियान प्लस अन्य राष्ट्र, इसका मतलब कुल 19 देश आपके भागीदार हैं। 19 देश भागीदार हैं। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में बाहरी 8 देश में कौन कौन शामिल है? भारत, चीन, अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, है ना, याद रखिएगा। ये आपके 8 बाहरी देश हैं। 20वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? तो अनवर इब्राहिम। इस सवाल का ये टाइप हो गया है। नेक्स्ट है कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कितनी बार आयोजित हो चुकी है? तो 20 बार आयोजित हो चुकी है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित होता है? तो आसियान के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। आसियान कम्युनिटी विजन कौन सा वर्ष वाला है? तो 2045 वाला। विकसित भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक है? 2047 तक। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जाकार्ता, इंडोनेशिया में। आसियान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी, ठीक है। आर्थिक परिदृश्य, तो जून 2025 के अंत में भारत पर कुल विदेशी ऋण कितना था? तो 747.2 अरब डॉलर था। मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन है? तो संजय मल्होत्रा, ये RBI के गवर्नर भी हैं। नेक्स्ट है दलहन पर आइएगा। तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन की अवधि कितनी है? तो 6 वर्ष है, 2025-26 से 2030-31 तक। मिशन का लक्ष्य दलहन उत्पादन कितना? तो दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का लक्ष्य है 350 लाख टन दलहन का उत्पादन करना। 2024-25 में दाल उत्पादन कितना हुआ था? तो 252 लाख टन दाल का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट है कि विपणन मार्केटिंग वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है? तो गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। विपणन वर्ष 2026-27 में गेहूं के MSP में कितनी वृद्धि की गई है? तो 160 रुपया प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। विपणन वर्ष 2026-27 में चना का MSP कितना निर्धारित किया गया है? तो चना का MSP जो है 5875 रुपया प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। जबकि जो जौ है, जौ के लिए 2150 रुपया प्रति क्विंटल MSP निर्धारित किया गया है। मसूर के लिए 7000 रुपया प्रति क्विंटल
MSP निर्धारित किया गया है? जौ, मसूर देख लिए। उसके बाद है रेपसीड एवं सरसों का जो MSP रेट है वो 6200 रुपया प्रति क्विंटल है। ठीक है। 2026-27 के MSP में सबसे कम वृद्धि किस फसल में की गई? तो सबसे कम वृद्धि आपके गेहूं में किया गया, मात्र 160 रुपया प्रति क्विंटल। विश्व बैंक के अनुसार भारत की 2025-26 में अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? तो 6.5% है। 2026-27 में भारत की अनुमानित वृद्धि दर विश्व बैंक के अनुसार कितनी रहेगी? तो 6.3%, 6.3%। ध्यान से यहाँ देखिएगा, यहाँ पर था 25-26, यहाँ है 26-27। ठीक है। भारत के सबसे धनी व्यक्ति 2025 की फोर्ब्स इंडिया सूची में कौन है? तो मुकेश अंबानी है। फोर्ब्स 2025 के अनुसार मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति कितनी है? तो 105 अरब डॉलर। फोर्ब्स 2025 सूची में दूसरा स्थान किसका है? तो ये आपके गौतम अडानी है, गौतम अडानी। फोर्ब्स शीर्ष 10 अमीर भारतीयों में कितनी महिलाएं शामिल हैं? तो आपके एक महिला शामिल है जिसका नाम है सावित्री जिंदल, सावित्री जिंदल। ठीक है। नेक्स्ट है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2025-26 के लिए भारत की वृद्धि दर का ताज़ा अनुमान कितना दिया है? तो 6.6% दिया है। भारत और चीन के बीच 5 साल बाद सीधी उड़ानें किस महीने से शुरू हुई है? तो अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है, 5 साल के बाद शुरू हुआ है। सवाल इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने चीन से आयातित सभी उत्पादों पर कितना अतिरिक्त शुल्क लगाया है? तो 100%। कितना लगाया है? 100%। भूटान व भारत के बीच सहमति हुए 2 नए रेलवे मार्गों में एक रूट कौन सा है? तो एक रूट का नाम है समतसे भूटान और बानरहाट पश्चिम बंगाल। ठीक है, याद रखिएगा, यह रेलवे रूट है। नेक्स्ट है UNTCC का फुल फॉर्म क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज। UNTCC का अर्थ क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति अभियानों के लिए सैनिक प्रदान करना इसका अर्थ होता है। दुनिया में UNTCC देशों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल आपके 32 है। UNTCC में सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश कौन है? तो अपना प्यारा देश भारत है। UNTCC देशों का वरिष्ठ सैन्य सम्मेलन कब और कहां आयोजित हुआ? तो 14 से 16 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए है। नेक्स्ट है नियुक्तियां। NCC के नए महानिर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स कब नियुक्त हुए हैं? तो 1 अक्टूबर 2025 को। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने किसका स्थान लिया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर सिंह का स्थान लिया है। CISF के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो प्रवीर रंजन बने हैं, प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन किस बैच के IPS अधिकारी हैं? तो 1993 बैच के IPS अधिकारी हैं। प्रवीर रंजन किसका स्थान लिया है? तो राजविंदर सिंह भट्टी का स्थान लिया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO कौन बने हैं? तो आशीष पांडे बने हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो कल्याण कुमार नियुक्त हुए हैं, कल्याण कुमार। RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नियुक्त किए गए हैं श्रीश चंद्र मुर्मू। RBI एक्ट 1934 में कितने डिप्टी गवर्नर का प्रावधान है? तो कुल 4 डिप्टी गवर्नर का प्रावधान है। भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में पुनः नियुक्त कौन हुए हैं? तो आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी का कार्यकाल कितने समय का है? तो 2 वर्ष का है, 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2027 तक। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ब्रजभूषण अग्रवाल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के प्रथम डिप्टी प्रबंध निदेशक के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो डॉन कार्ड्स। एसोचैम के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो निर्मल कुमार मिंडा। नेक्स्ट है कि FICCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनंत गोयंका बने हैं। जापान में भारत की नई राजदूत कौन नियुक्त हुई है? तो नगमा मोहम्मद मलिक। भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो सर्जियो गोर। इंपॉर्टेंट है, सर्जियो गोर भारत में किस देश के सबसे युवा राजदूत हैं? तो अमेरिका के। हुंडई इंडिया के पहले भारतीय CEO कौन बने हैं? तो तरुण गर्ग बने हैं, तरुण गर्ग। टाटा मोटर्स के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो शैलेश चंद्र। उसके बाद है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2025, ये 17वां फिल्म फेयर अवार्ड था। तो किस फिल्म ने सर्वाधिक 14 पुरस्कार जीतकर रिकॉर्ड बनाया? तो लापता लेडीज ने 17वां फिल्म फेयर अवार्ड में
14 पुरस्कार जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, तो जो कुछ हम पढ़ेंगे 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लापता लेडीज फिल्म की नई लापता लेडीज फिल्म की निर्देशक कौन है? तो किरण राव थी। कौन थी? किरण राव। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो लापता लेडीज को मिला है। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? तो किरण राव को मिला है लापता लेडीज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो अभिषेक बच्चन आई वांट टू टॉक और कार्तिक आर्यन को मिला है चंदू चैंपियन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है आलिया भट्ट को मिला है जिगरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है छाया कदम को लापता लेडीज के लिए। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 70वें फिल्म फेयर अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जीनत अमान व श्याम वेनेगल को दिया गया, मरणोपरांत दिया गया है। उसके बाद है कि सेट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025। तो सेट क्रिकेट पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पुरस्कार का आयोजन मुंबई में किया गया। सेट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो ब्रेन लारा और चंद्रशेखर को मिला है। वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन चुना गया है? तो जो रूट चुना गया है इसका संबंध इंग्लैंड से है। वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ महिला अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज कौन चुनी गई है? तो स्मृति मंदाना चुनी गई। स्मृति मंदाना। यहाँ पर वर्ष 2025 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कौन चुना गया है? तो जो रूट था, जबकि महिला में स्मृति मंदाना। वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। ठीक है, वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ T20 बल्लेबाज कौन बने हैं? तो संजू सैमसन। ठीक है, T20 बल्लेबाज। वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ T20 गेंदबाज मेन में कौन बने हैं? तो वरुण चक्रवर्ती बने हैं। रैंकिंग अवार्ड्स 2025। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक वर्ल्ड्स बेस्ट कंज्यूमर बैंक का पुरस्कार किस बैंक को मिला है? तो भारतीय स्टेट बैंक को मिला है, SBI बैंक को मिला है। भारत के सर्वप्रथम बैंक का पुरस्कार किसे दिया गया है? भारत के सर्वप्रथम बैंक का पुरस्कार किसे मिला है? तो SBI को मिला है। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025। ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2025 किसे मिला है? तो सुनील अमृत को मिला है। सुनील अमृत की पुरस्कार प्राप्त पुस्तक का नाम क्या है? इन्हें किस पुस्तक पर पुरस्कार दिया गया है? तो जो पुस्तक का नाम है द वर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स। ठीक है, नेशनल साइंस अवार्ड्स 2025 का विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लेकर को दिया गया है मरणोपरांत। विज्ञान टीम पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो CSIR की अरोमा मिशन टीम को दिया गया है। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस आयु वर्ग को दिया जाता है? तो 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। ठीक है, भटनागर पुरस्कार। ठीक है, जिसका पूरा नाम है विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 45 वर्ष से कम आयु के वैज्ञानिक को दिया जाता है। सिनेमा में योगदान हेतु सिने आइकॉन अवार्ड किसे मिला है? तो जया बच्चन व नूतन को मिला है। विशेष सम्मान स्पेशल ऑनर किसे मिला है? तो शाहरुख खान को। RD बर्मन पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो अचित ठक्कर को मिला है। अचित ठक्कर को मिला है। 15 अक्टूबर 2025 को केरल के कुथटुलम में हृदयघात से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रायला ओडिंगा का निधन हुआ? तो केनिया के 80 वर्ष के ये पूर्व में प्रधानमंत्री रहे थे। 2008 से 13 इनका निधन हो गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता वे दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष विजय कुमार मल्होत्रा का निधन कब हुआ? तो 30 सितंबर 2025 को। 1999 लोकसभा चुनाव में विजय कुमार मल्होत्रा ने किस नेता को हराया था? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को पराजित किया था। खेल से जुड़े रूप में विजय कुमार मल्होत्रा किस खेल संघ के अध्यक्ष थे? तो भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष थे। 2 बार गोवा के मुख्यमंत्री रहे। रवि नाइक का निधन कब हुआ? तो 14 अक्टूबर 2025 को। रवि नाइक की मृत्यु के समय आयु क्या थी? तो 79 वर्ष। प्रसिद्ध विज्ञापन निर्माता और एडमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर पीयूष पांडे का निधन कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 2025 को। पीयूष पांडे को 2016 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पद्मश्री से। अब की बार मोदी सरकार नारा किसने दिया था?
तो पीयूष पांडे के द्वारा दिया गया था। अब की बार मोदी सरकार, बहुत ही फेमस नारा हुआ था। थाईलैंड की राजमाता और पूर्व महारानी सिरिकित का निधन कब हुआ? तो 24 अक्टूबर 2025। राजमाता सिरिकित की मृत्यु के समय आयु कितने थी? तो 93। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। इसरो के संस्थापकों में शामिल वैज्ञानिक डॉक्टर एकनाथ बसंत चिटनिस का निधन कब हुआ? तो 22 अक्टूबर 2025 को हुआ। नेक्स्ट है कि डॉक्टर एकनाथ चिटनिस को 2008 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण से। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये दिवस वाला सवाल है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब है? तो 24 अक्टूबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। पुस्तक डेमोक्रेसिस हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया के लेखक कौन है? तो यस भाई कुरैशी। इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, यस भाई कुरैशी। पुस्तक फाइंडिंग माई वे किसने लिखी है? तो मलाला यूसुफजई। पुस्तक आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स की लेखिका कौन है? तो जॉर्जिया मिलोनी। इंपॉर्टेंट है, जॉर्जिया मिलोनी। नेक्स्ट है कि पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर के लेखक कौन है? तो जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। इंपॉर्टेंट है। पुस्तक हाउ टू बी हैप्पी विथ हु यू आर किसकी कृति है? तो सुधा मूर्ति की। भारतीय वायुसेना से मिग 21 विमानों की विदाई के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो 26 सितंबर 2025 को। मिग 21 की विदाई के अवसर पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जारी किया गया है। मिग 21 विमान भारतीय वायुसेना में कितने वर्ष सेवा में रहे? तो कुल 62 वर्ष आपकी सेवा में रहे, जिसे रूस से खरीदा गया था, USSR से खरीदा गया था। उसके बाद देखिए RSS शताब्दी वर्ष। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 में विजयदशमी के दिन हुई थी। RSS की स्थापना कहाँ हुई थी? नागपुर में। RSS के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 100 रुपये का स्मारक सिक्का कब जारी किया गया? तो 2 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है। RSS के शताब्दी सिक्के का अनावरण किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर पहली बार कब अंकित की गई? तो 2 अक्टूबर 2025 को जारी RSS शताब्दी सिक्के पर। RSS का बोध वाक्य क्या है? राष्ट्रस् स्वाहा इंद्म राष्ट्राय इंद्मना मम। नाम परिवर्तन। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो छत्रपति संभाजीनगर रेलवे स्टेशन रखा गया है। समुद्री रक्षा अभ्यास। भारत इंडोनेशिया संयुक्त नौसैनिक अभ्यास समुद्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ है। समुद्र शक्ति 2025 कौन सा संस्करण था? तो पाँचवा संस्करण था। समुद्र शक्ति 2025 कब आयोजित हुआ? तो 14 से 17 अक्टूबर 2025 को। भारत जापान नौसैनिक अभ्यास JAIMEX 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो जापान के एकोसुका बंदरगाह पर। मोस्ट VVI है। नेक्स्ट है कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2025 कौन सा संस्करण था? तो ये 9वां संस्करण था। ठीक है। नेक्स्ट है कि जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2025 का समुद्री चरण कब हुआ? तो 16 से 18 अक्टूबर 2025। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है। अगला चलिएगा, खेलकूद में आइएगा, एथलेटिक्स में आइएगा। नई दिल्ली हाफ मैराथन 2025 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन रहा है? तो एलेक्स मटाटा, ये केनिया के हैं। नई दिल्ली हाफ मैराथन 2025 में महिला वर्ग के विजेता कौन रही है? तो लिलियन रेनगेरुक, ये केनिया की। ठीक है। एलेक्स मटाटा ने 21.097 किलोमीटर दौड़ कितने समय में पूरा किया? तो 59 मिनट 50 सेकेंड में। ठीक है। नई दिल्ली हाफ मैराथन 2025 भारतीय पुरुष में पहला स्थान किसे मिला है? तो अभिषेक पाल को मिला है। 1 घंटा 4 मिनट 47 सेकेंड इनके द्वारा लिया गया है।
नई दिल्ली हाफ मैराथन 2025 भारतीय महिलाओं में प्रथम स्थान किसका रहा है? तो सीमा का रहा है। इनके द्वारा 1 घंटा 11 मिनट 23 सेकंड लिया गया है। बैडमिंटन में आइएगा, डेनमार्क ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो जोनाथन क्रिस्टिक द्वारा जीता गया है। इनका संबंध इंडोनेशिया से है। डेनमार्क ओपन 2025 में महिला एकल की विजेता कौन रही है? तो यान से यंग। इनका संबंध दक्षिण कोरिया से है। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें भारत को कौन सा पदक मिला, स्थान है, कौन सा पदक मिला है? तो भारत को मिला है रजत पदक और जीता गया है तन्वी शर्मा द्वारा जीता गया। तन्वी शर्मा द्वारा जीता गया है। 17 वर्ष बाद भारत को विश्व जूनियर बैडमिंटन में पदक किसने दिलाया है? तो तन्वी शर्मा ने दिलाया है। इसे मोस्ट वीवीआई कर लीजिएगा। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप भारत में कहाँ आयोजित हुई है? तो गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ईरानी कप 2025-26 किसने जीता है? तो विदर्भ के द्वारा जीता गया है और जो ईरानी कप है इसका संबंध क्रिकेट से है। भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला 2025 का परिणाम क्या रहा? तो भारत जो है श्रृंखला 2-0 से जीत लिया है वेस्ट इंडीज को हराकर। भारत वेस्ट इंडीज टेस्ट श्रृंखला में भारत का कप्तान कौन था? तो शुभमन गिल थे। शुभमन गिल थे। नेपाल ने पहली बार किसी आईसीसी पूर्ण सदस्य के विरुद्ध T20 श्रृंखला किस टीम को हराकर जीती है? तो वेस्ट इंडीज को हाल ही में नेपाल ने पराजित कर दिया है। बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मिथुन मिन्हास वीवीआई है। सितंबर 2025 का आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है? तो अभिषेक शर्मा बने। कौन बने हैं? अभिषेक शर्मा। जबकि सितंबर में महिला में प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ ओडीआई श्रृंखला 2025 का परिणाम, तो ऑस्ट्रेलिया ने श्रृंखला 2-1 से जीता है। बस ये जान लीजिए, किताब में दिया गया था तो हम भी लिख देंगे आपको। नेक्स्ट है कि टेनिस। टेनिस में आइएगा, वुहान ओपन 2025 की एकल विजेता कौन बनी? तो कोको गॉफ बनी। इनका संबंध अमेरिका से है। राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप 2025 में पुरुष एकल विजेता कौन रहे हैं? तो मनीष सुरेश कुमार। राष्ट्रीय टेनिस चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल विजेता कौन रही? तो वैष्णवी अदकर। वैष्णवी अदकर। टूरे पैन पैसिफिक ओपन 2025 एकल विजेता कौन रही है? तो बेलिंडा बेनसिच। इनका संबंध स्विट्जरलैंड से है। उसके बाद आइएगा भारोत्तोलन में। विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में भारत को एकमात्र पदक किसने दिलाया? तो विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में भारत को एकमात्र पदक दिलाया है मीराबाई चानू ने। इनके द्वारा दिलाया गया रजत 48 किलोग्राम भार वर्ग में। मीराबाई चानू ने विश्व चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 3 पदक जीते हैं। 2017 में स्वर्ण, 2022 में रजत और 2025 में रजत। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है महिलाओं की सीनियर अंतर विभागीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन रहा है? तो रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड रहा है। पुरुषों की सीनियर अंतर विभागीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन रहा है? तो पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025 किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलियन जीता है। और आपको याद रखना है कि जो सुल्तान ऑफ जौहर कप होता है इसका संबंध हॉकी से होता है। सुल्तान ऑफ जौहर कप 2025 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत आपके उप विजेता रहता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया विजेता रहता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 देखिए, तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई है? तो नई दिल्ली भारत में आयोजित होता है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर क्या था? तो विराज था, कृत्रिम अंग वाला हाथी। कृत्रिम अंग वाला हाथी। भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल आपके 22 पदक जीते हैं। इसमें से 6 आपके स्वर्ण है, 9 रजत है और 7 आपके कांस्य पदक हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? इसमें भारत का स्थान 10वां है। विश्व पैरा एथलेटिक्स 2025 में सर्वोच्च स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो इसमें ब्राजील ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया।